ज़ारा साल में 25,000 ट्रेंड्स लाता है, 25,000 स्टाइल्स, और H&M 13,000 लाता है स्टाइल्स। तो जस्ट इमेजिन पर डे उनका एवरेज कितना है। और सबसे ऊपर है फास्ट फैशन के जितने भी ब्रांड है वो कैसे ऑपरेट करते हैं और इतना फास्ट ट्रेंड कैसे लेके आते हैं ये लोग। जैसे कोई सेलेब है, उसने कुछ नए कपड़े का कुछ नया टाइप का स्टाइल पहना, सबसे पहले वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को पहनाएंगे वो टाइप का फैब्रिक या टी शर्ट बना के, फिर देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स को कितने लाइक आए। जैसे ही उनका टारगेट अचीव होता है वो तुरंत प्रोडक्शन में कर देते हैं, एंड प्रोडक्शन से मास प्रोडक्शन होता है एंड ट्रेंड्स आता है। तो लिखा होता है 100% कॉटन शर्टों के पीछे, सब ये एकदम ओरिजिनल 100% कॉटन होता है। 80% ऑफ द टैग्स जो लगे हैं इंडिया में जेन्युइन नहीं रहते हैं, और कई लोग को तो ये भी नहीं पता रहता है कि वो कॉटन के नाम पे पॉलिएस्टर पहन के घूम रहे हैं अच्छे से। क्या दिक्कत है पॉलिस्टर पहनने में? आपको मैं बोल दूं कि आपके बॉडी पे प्लास्टिक की बोतलें चढ़ी हुई हैं और इस सब को हो सकता है, आपको कैसा लगेगा? आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉलिस्टर के कपड़े पहनने से क्या होता है? अगर आपके पास कोई एंटरप्रेन्योर आता है तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हेल्प करोगे? तो मैं उसे 4 चीजें खोजने के लिए बोलता हूँ। पहले तो मैं बोलता हूँ कि आपका ब्रांड रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स टीम के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सब लोग बोलते हैं कि पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए और जो चल रहा है उसको अच्छे से चलाना चाहिए, बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि यंग एंटरप्रेन्योर जो जमा जमाए बिजनेस है उसको छोड़ के एक नए बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा क्या माइंडसेट शिफ्ट आता है कि यार हमको ये बना बनाया बिजनेस नहीं करना है, हमको खुद ही कुछ करना है, नया बिजनेस करना है? तो थोड़ी सी जर्नी की शुरुआत करेंगे रजत जी आपकी, कि आपके फादर का क्या बिजनेस था और आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का क्यों सोचा? मेरे फादर का बिजनेस फैब्रिक का था। जनरली हम लोग ड्रेस मटेरियल फैब्रिक बनाते थे। मेरे पास 2 ऑप्शन थे लाइफ में कि मैं MBA वैंकूवर जाके करूँ या अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करूँ। पापा ने बोला था फ्लेक्सिबल रहे, आपको वैंकूवर जाना है वैंकूवर जाओ, अगर आपको बिजनेस ज्वाइन करना है ज्वाइन करो। एंड मैं बनिया हूँ, तो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि जो पैसे मेरे खर्च होंगे MBA में, इससे अच्छा मैं अपने डैड के बिजनेस में कुछ सीखूंगा इससे। MBA में मेरे 2 साल खर्च होते, मे बी मैं कनाडा ही मूव ऑन हो जाता, लेकिन दिमाग में था कि नहीं यार, पापा का बिजनेस है, संभालते हैं इसे। सो आई मूव्ड इन माय फादर्स बिजनेस। लाला बिजनेस टाइप था, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी। तो उसमें व्हेन आई केम ओवर, हम लोग ने धीरे 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 उसको ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट किया, एंड नाउ इट्स गोइंग वेल। मतलब किस तरह का बिजनेस है, मतलब क्या बिजनेस? आपने लाला बिजनेस का नाम लिया, बट क्या बिजनेस करते थे, कैसे करते थे, आपकी जर्नी कैसी रही वहाँ पर? सर, जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही है। पापा बनिया बुद्धि है, तो उनने हम लोग से हमालगिरी का भी काम करवाया, छोटे से छोटा काम करवाया, ताकि हमको मनी वैल्यू पता चले। इसके चक्कर में क्या हुआ, स्टार्टिंग में पापा ने 2-3 साल हम लोग को अच्छे से रगड़ा। रगड़ा कैसे, मतलब कहीं भी पार्टी के पास भेजते थे, जिनके पास पैसे नहीं आ रहे उनके पास भेजते थे कि इनसे वसूल के लाओ पैसे, या कोई डेड स्टॉक है तो इसको बेच के आओ। तो वैसे टाइप का बिजनेस था। 2-3 साल उनको समझने में लग गए, लेकिन जब समझा तो इस मार्केट में बहुत गैप देखा। गैप कैसा है कि अच्छे फैब्रिक सप्लायर नहीं है इस मार्केट में जो ब्रांड्स को चला सके। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं और मेरे भाई ने, हम लोग दोनों ने स्टार्ट किया पापा का बिज़नेस, रीबूट किया। पहले वो लाला बिज़नेस था, उसके अंदर हम लोग करते थे काम ड्रेस मटेरियल का, इधर से लिया, इधर से बेचा, एंड छोटे-छोटे ग्राहकों को कैटर करते थे। इसमें हम लोग कॉर्पोरेट ग्राहकों को कैटर करना शुरू किया, एंड अच्छा चल रहा है अभी। सो अभी आप मूव ऑन करके इस बिजनेस से और आपने खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया? मूव ऑन किया भी है और नहीं भी किया है। पापा का ही है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। मेरे सब पापा के नाम पे ही है। हम बस उनके इनसे काम कर रहे हैं। बस कंपनी को एक्सेल कर रहे हैं एज़ एन एम्प्लॉयी, नॉट एन एज़ एन ओनर। तो क्या ये क्या ट्रेंड्स को, राइट, ये रखा है कंपनी का नाम, तो क्या करते हैं इस कंपनी में भी आप? द ट्रेंड्स को एक स्टार्टअप है जो मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। 9 साल से देखते आ रहा हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई लोग रहते हैं, एंड इंडिया में 5 में से 1 जन को ब्रांड बनाना ही बनाना है। एक इमोशनल है या इमोशन है, या समझ लो कि एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि यार मेरा ब्रांड होना चाहिए। मेरा ब्रांड होगा तो मैं ऐसे करूँगा। तो 5 में से 1 लोग को ब्रांड बनाना है, और वो लोग बनाने के चक्कर में पैसे भी खर्च करते हैं। खर्च करते हैं तो उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। कई लोगों को पता नहीं रहता है कि वो ब्रांड बना रहे हैं तो उनकी ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। या वो फास्ट फैशन को टारगेट कर रहे हैं, या वो एक्टिव वेयर को टारगेट कर रहे हैं, या लॉन्जरी वेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, कैजुअल वेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, लोग इमोशनली पैसे इकट्ठे करते हैं, फ्रेंड से बोरो करते हैं, मम्मी-पापा से बोरो करते हैं, रिलेटिव से बोरो करते हैं मनी, एंड वो लोग ब्रांड के नाम पे चले जाते हैं किसी के पास भी।
उनको कोई बराबर देने वाला रहता नहीं है गाइडेंस। तो उसके चक्कर में क्या होता है, वो या तो कोई डेड स्टॉक ले लेंगे, या तो कोई ऐसा स्टॉक ले लेंगे जो उनके कस्टमर को तक होगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा उनके पास। तो इसके चक्कर में क्या होता है सर, उनके पैसे बर्बाद होते हैं, उनका मोटो बंद होता है। लाइक इंडिया में हर कोई ब्रांड स्टार्ट कर लेता है, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर बंद हो जाती है उनकी जर्नी। रजत जी, मुझे आप बताओ कि आप कैसे हेल्प करते हो लोगों की, मतलब आप, क्या आप उनको सही गाइडेंस दोगे? सी गाइडेंस बहुत तरीके का होता है। एक कंसल्टिंग होता है, कंसल्टिंग भी करते हैं हम लोग। जैसे आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है 50,000 का। तो जनरली लोग क्या करते हैं, 50,000 में से 35,000 40,000 का इन्वेंट्रीज ही ले लेते हैं। 80% उनका कैपिटल इन्वेंट्रीज में ही चला जाता है। एंड उसके पहले वो लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को जान ही नहीं पाते। लाइक आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए ब्रांड बनाने से पहले। आपको पता रहना चाहिए कि आप जेनजी की तरफ जाने वाले हो, जेनजी फास्ट फैशन लवर है तो उनके पास फास्ट फैशन पे आप काम करने वाले हो, या आप कंफर्ट वेयर पे काम करने वाले हो, लाइक जॉकी, लाइक XYXX, ये लोग ब्रांड कंफर्ट देना चाहते हैं। यूनिकोलो है, यूनिकोलो कैजुअल वेयर्स बनाता है, टी शर्ट्स बनाता है, लेकिन उनके फैब्रिक प्रीमियम रहता है, एक फील, एक कस्टमर को हील करता है, उनका एक ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है फैब्रिक के ऊपर। तो लोगों को पता ही नहीं रहता उन्हें करना क्या है, बस ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है। सुबह उठे, आगे शॉप पे आ जाते हैं हमारी, बोलते हैं सर ब्रांड बनाना है, ऐसे काम करना है, ऐसे करना है। पहले ब्रांड बनाने से पहले उन्हें कम्युनिटी बनानी चाहिए। तो मेरा गाइडेंस रहता है कि मैं कम्युनिटी बनाने में उनकी हेल्प करूं। इंडिया इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो टारगेट प्राइस भी पता रहना चाहिए कि आपको कितने प्राइस में बेचना है। जैसे आप कोई अच्छा ट्रेंड लेके आए हो, प्राइस अच्छा नहीं है, तो आपके इन्वेंट्रीज अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, इन्वेंट्रीज अटक गए, जैसे आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उसको आप रोलिंग कैसे करोगे फिर इन्वेंट्रीज में, अगर आपका पैसा चला गया है तो पहले हम लोग का टारगेट ही रहता है कि उनको समझाए हम लोग कि आप ट्रेंड्स के पीछे भागो एंड कम्युनिटी बिल्ड करो, सोशल मार्केटिंग करो, उसके बाद आपका ब्रांड स्टार्ट करो। और इन्वेंट्रीज में पैसा डालने से पहले आप किसी होलसेलर के पास जाओ, उनसे उनका गारमेंट लो, उसके गारमेंट से उनका टैग निकाल दो, अपना टैग लगाओ और बेचो, ऐसे इंस्टाग्राम पे या फिर इंडिया के बाहर बेचो। इंडिया की मार्केट इज़ वेरी वर्सटाइल मार्केट, इंडिया के बाहर बेचने में बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। और इंडिया के बाहर कैसे बेचा जाए उसकी गाइडेंस भी आप देते हो? यस, एक्सपोर्ट कराने में हेल्प हमारी रहती है। इंडिया का मार्केट देखा जाए तो टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया का एक्सपोर्ट साइज ही गारमेंट्स के अपैरल इंडस्ट्रीज में $44 बिलियन का है। तो केटर करना अगर आपको आ गया तो आप कर लोगे, और आप अपना ब्रांड ही बना लोगे इंडिया के बाहर। लाइक हर कंट्री की अलग अलग परिभाषा होती है कि उनको कैसा तरीके का फील फॉल चाहिए। कोई कंट्री में कंफर्ट को और क्वालिटी को देते हैं इम्पोर्टेंस, कोई कंट्री में फास्ट फैशन को देते हैं, कोई कंट्री में चीप क्लोथिंग को ही देते हैं। तो गाइडेंस भी वैसा होना चाहिए। एंड इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में ही इतने प्लेयर्स है कि आपको एस्टैब्लिश करने के लिए खुद को 3 साल का वक्त तो जाएगा ही जाएगा, अगर अच्छे से आपको एस्टैब्लिश होना है तो। एक फैब्रिक का क्या रोल होता है, मतलब फैशन ब्रांड बनाने में? सर फैब्रिक एक आत्मा है कपड़े की। फैब्रिक एक ऐसी जर्नी पे लेके जाता है कस्टमर को, जिससे वो रिकॉल करता है अपने ब्रांड को। जैसे अगर मेरे पास ट्रेंड्स है, या अगर मेरे पास कोई लेटेस्ट फैब्रिक का लेटेस्ट टी शर्ट है समझ लो, एंड उसमें मेरा फैब्रिक बराबर नहीं है, अगर फैब्रिक बराबर नहीं होगा तो कस्टमर एक बार पहनेगा, 2 बार पहनेगा, रिकॉल नहीं कर पाएगा वो प्रोडक्ट को। तो इसके चक्कर में क्या होगा, कस्टमर स्विच करेगा दूसरे ब्रांड पे। लाइक फैब्रिक में 3 तरीके के हिस्से रहते हैं, 3 तरीके के लोगों को पता रहना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। पहले तो अगर कंफर्ट वेयर है तो आप कॉटन बेस्ड फैब्रिक बनाएंगे, जिससे आपके कस्टमर का यूएसबी फैब्रिक रहेगा उसके अंदर। अगर पॉलिएस्टर फैब्रिक में जाएंगे तो फास्ट फैशन की तरफ ही आपको जाना है। एक्टिव वेयर में जाना है तो नायलॉन फैब्रिक बेस रहता है और पॉलिएस्टर फैब्रिक बेस रहता है। फैब्रिक के चक्कर में आपका ब्रांड बनता है। तो एक बात बताओ कि जैसे फास्ट फैशन के जितने भी ब्रांड है वो कैसे ऑपरेट करते हैं और इतना फास्ट ट्रेंड कैसे लेके आते हैं ये लोग? सर फास्ट फैशन का जो चल रहा है खेल इंडिया अब्रॉड में, स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा लाते हैं वो लोग। स्टाइलिंग इतनी लाते हैं कि आप चौंक जाओगे। ज़ारा साल में 25,000 ट्रेंड्स लाता है, 25,000 स्टाइल्स। और H&M 13,000 लाता है स्टाइल्स। तो जस्ट इमेजिन पर डे उनका एवरेज कितना है। और सबसे ऊपर है शीन। शीन तो मतलब उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, वो हर साल नया रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा है। 2.5 लाख स्टाइल्स ला रहा है इस साल के। जस्ट इमेजिन दिन के 800-900 स्टाइल वो लोग पोस्ट कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे।
एंड ये लोग प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ये एआई जनरेटेड देखते हैं चीज़ें। जैसे कोई सेलेब है, उसने कुछ नए कपड़े का कुछ नया टाइप का स्टाइल पहना, तो सबसे पहले वो लोग 2-3 जन इन्फ्लुएंसर्स को पहनाएँगे वो टाइप का फैब्रिक या टी-शर्ट बना के। फिर देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स को कितने लाइक आए। जैसे ही उनका टारगेट अचीव होता है, वो तुरंत प्रोडक्शन में कर देते हैं एंड प्रोडक्शन से मास प्रोडक्शन होता है एंड ट्रेंड्स आता है। ट्रेंड्स आने के बाद वो स्टोर्स में जाता है। स्टोर्स में जाने के बाद पब्लिक को नया ट्रेंड मिलता है। ऐसे करते-करते बहुत सारे ट्रेंड हो जाते हैं साल के और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप बोल रहे हो लाइक्स के बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं? लाइक्स मतलब कैसे साइकोलॉजिकल थिंग देखेंगे, जैसे आपने एक टी-शर्ट पहनी है एंड वो एक नए कलर की है। नए कलर की टी-शर्ट आपने पहनी है लेकिन आप कोई सेलेब या इन्फ्लुएंसर हो, तो उसको एक कलर आ जाएगा, कलर दिमाग में कि यार मेरे को एक कलर का ही पहनना है। तो उसके चक्कर में क्या करेगा कि यार वो स्टोर्स में जाएगा, देखेगा कि यार ये कलर की टी-शर्ट इस बंदे ने पहनी है तो मेरे को भी ऐसी पहननी है। या इस बंदे ने ऐसी क्रोशे शर्ट पहनी है तो मेरे को भी ऐसी पहननी है। तो इंसान इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से और डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से भी कैटर हो जाता है। हुँ। अच्छा, ये जितने भी मतलब लिखा होता है 100% कॉटन शर्टों के पीछे, सब ये एकदम ओरिजिनल 100% कॉटन होता है? नहीं या फिर सिर्फ़ लिखते हैं, मतलब वो कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कोई? सर, 80% ऑफ द टैग्स जो लगे हैं इंडिया में जेन्युइन नहीं रहते हैं। लाइक उनको भी नहीं पता रहता है कि वो पॉलिएस्टर दे रहे हैं। पॉलिएस्टर पब्लिक को चिपका रहे हैं, क्योंकि उनको फैब्रिक की जानकारी ही नहीं है। फैब्रिक सप्लायर ही उनको पॉलिएस्टर फैब्रिक देगा कॉटन बोल के। तो कभी-कभी कोई ब्रांड्स लैब टेस्ट नहीं कराते हैं। लैब टेस्ट में पता ही नहीं चलता, लैब टेस्ट से पता चलता है कि आपका फैब्रिक क्या है, क्या नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, लोग अंधाधुंध टैग लगाते हैं 100% कॉटन का और फटाफट उनका माल भी बिक जाता है। और कई लोग को तो ये भी नहीं पता रहता है कि वो कॉटन के नाम पे पॉलिएस्टर पहन के घूम रहे हैं अच्छे से और पैसे उन्हें कॉटन के दिए। मतलब पता नहीं रहता है किसी भी ऑडियंस एंड यूज़र को, किसी को पता नहीं है ये चीज़। तो इसको बहुत कम पता रहता है एंड वो लोग पहली बात तो कोई जैसे मैं अभी देखूँ तो अभी हमने लिनन पहन रखा है, सही है? राइट, राइट। मुझे कैसे पता चला? लिनेन का सर एक स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर ये जो स्लब की डिज़ाइनिंग आती है ना, वो दूर से ही दिख जाती है लिनेन है करके। और लिनेन में भी पॉलिएस्टर लिनेन आ गया है। अच्छा, ऐसा भी है भई। हाँ, पॉलिएस्टर सब जगह पहुँच गया है सर। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो पॉलिएस्टर पहन रहे हैं, लिनेन के नाम पे, कॉटन के नाम पे। इनफैक्ट जो महिलाएँ हमारे देश की साड़ियों में भी पॉलिएस्टर ही पहन रही हैं। शिफॉन जो फैब्रिक रहता है साड़ी का, वो 100% पॉलिएस्टर रहता है। क्या दिक्कत है पॉलिएस्टर पहनने में? आपको मैं बोल दूँ कि आपके बॉडी पे प्लास्टिक की बोतलें चढ़ी हुई हैं और इस सब को कैंसर हो सकता है, आपको कैसा लगेगा? आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉलिएस्टर के कपड़े पहनने से कैंसर होता है? हो सकता है सर। आप एक बात बताइए, पॉलिएस्टर फैब्रिक वीकिंग नहीं होता है, वो सोख नहीं सकता है आपका मॉइस्चर है, आपके पसीने। आपका पसीना जो नहीं सोखेगा, वो पसीना आपके बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, अंडर आर्म्स में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, वो पसीना फिर इचिंग में शुरू हो जाता है, इचिंग करना, खुजली देना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे वो रैशेज़ की तरफ जाता है, आपकी स्किन को रैशेज़ में करता है तब्दील। एंड उसके बाद क्या होता है, धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक आपके बॉडी के सेल्स में जा रहे हैं, स्किन के सेल्स में जा रहे हैं। एंड उसके चक्कर में मेबी आपको एलर्जी हो जाए या मेबी स्किन के भी डिजीज़ हो सकते हैं। तो ऐसे तो अपन कितनी प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हैं सदियों से, ऐसे तो कितनी प्लास्टिक का टपरवेयर के जो अपने चीज़ें आती थी, टपरवेयर की जो बॉटल्स आती थी जिसमें अपन का सामान रखते थे, खाना रखते थे, तो वहाँ से भी माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, कपड़ों से भी माइक्रोप्लास्टिक। यस, यस, यस। तो अभी प्लास्टिक का यूज़ तो अपनी डेली लाइफ में इतना सारा है, टपरवेयर के प्लास्टिक के बॉक्सेस आ रहे हैं, पानी की बॉटल में हम कितने सालों से पानी पी रहे हैं प्लास्टिक के अंदर। राइट। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब वो सब बंद कर दें? सर बंद तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम यूज़्ड टू इट हो चुके हैं। बस हम फैब्रिक में थोड़ा खुद के ऊपर बंदिश लगा सकते हैं कि हमें पहनना क्या है और क्या नहीं पहनना है। तो आप सजेशन करो क्या पहनना चाहिए? कॉटन, पॉलिस्टर और कौन के सिल्क का मटेरियल भी आता है, लिनन भी आता है। तो 4-5 को क्लासिफाइड करते हुए क्या सबसे बेस्ट होता है ह्यूमन बीइंग के लिए? सर ह्यूमन बीइंग के लिए सस्टेनेबल फैब्रिक जैसे बाम्बू से बना हुआ फैब्रिक, यान जिसकी बनी हुई टी-शर्ट रहती है, कॉटन, सबसे बेस्ट वही रहता है। वो मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करता है आपका, आपके सब पसीनों को सोखता है, आपको वो एकदम जैसे गर्मी नहीं लगने देता है। पॉलिएस्टर का फैब्रिक आपको गर्मी में मार देता है। लाइक जो भी जर्सी हम पहनते हैं, जो भी पहनते हैं वो सब पॉलिएस्टर की बनी रहती है। एंड ड्राई ड्राई फिट जो फैब्रिक रहता है,
टाइप का जो फैब्रिक रहता है, सेम ड्राई फिट नहीं, उसके टाइप के जैसा जो फैब्रिक रहता है, वो एंड ऑफ द डे आपको दे तो रहा है कंफर्ट, बिकॉज उसका जीएसएम 150 है, पतला है फैब्रिक, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही रहा है। पहले तो आपको गर्मी ज़्यादा देगा, ओडोर ज़्यादा आएगी, स्मेल बहुत आती है। पॉलिएस्टर का 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक पहनने में आपने कभी भी नोटिस किया रहेगा कि आपके अंडर आर्म से बहुत स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। पॉलिएस्टर फैब्रिक आपका पसीना नहीं सोख पा रहा है। एंड जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉलिएस्टर फैब्रिक ही चलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे कॉटन की लाइफ नहीं रहती है, लाइफ बहुत शॉर्ट रहती है कॉटन की। कॉटन को मैं 30 वॉश के बाद देखूंगा तो ब्लैक कलर विल टर्न इनटू लाइट ग्रे कलर। हम्म। एंड पॉलिएस्टर का कैसा है, आप उसको 1 साल में धो या 3 साल के बाद धो, वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब पहले अगर देखा जाए तो पहले के कपड़े आते थे वो एटलीस्ट 5-6 साल तो चल जाते थे। आजकल तो आप जॉकी के अंडरवेयर बनियान भी लेके आओगे तो वो पहले 1-1.5 साल चलते थे, आजकल 3 महीने चलते हैं कॉटन के। ऐसा क्यों? आजकल से बनाई हम लोग वैसे रहे हैं। हमें ब्रांड इंस्ट्रक्शन देता है कि यार इसका जीएसएम इतना कम रखो, एंड इसकी क्वालिटी में डाइंग इतनी महंगी मत करो कि ये सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म चल पाए। अगर लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी तो लोग हमें लेंगे कैसे? मैं ये जॉकी का नहीं बात कर रहा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं आज के टाइम पे। वो बना उतना ही रहे जितना उनको देना है मार्केट में। अगर मैं 3 महीने में कोई टी शर्ट खराब नहीं होगी तो आप नई टी शर्ट कैसे लोगे? हम्म। नई टी शर्ट नहीं बिकेगी तो उनका ब्रांड कैसे चलेगा? फोर्सफुली मार्केटिंग करके, मतलब जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करके, पर कॉस्ट उतनी ही है वो सब चीज़ों की। सर कॉस्ट तो आज के टाइम पे रही ही नहीं है मार्केट में। मतलब कपड़े की मार्केट में या गारमेंट की मार्केट में डिफ्लेशन आ गया, मैं तो ये देख रहा हूँ। आप कंपैरिजन करो, मैकडोनल्ड का जो आलू टिक्की था 20 साल पहले वो 25 रुपए का था, आज के टाइम पे वो 80 रुपीज़ का हो गया है। एंड जो टी शर्ट 20 साल पहले 100 रुपए की थी वो अभी भी 100 रुपए की है। कैसे है? क्वालिटी घट गई है सर। कुछ नहीं है क्वालिटी के नाम पे, बस फास्ट फैशन के दौर में सब भाग रहे हैं, नहीं आ रही क्वालिटी बराबर। अच्छा, एक सस्टेनेबल फैब्रिक और आता है आजकल कि सस्टेनेबल फैब्रिक है, क्या होता है सस्टेनेबल फैब्रिक का, क्या मतलब है? सर सस्टेनेबल फैब्रिक ये होता है कि जिससे आपका पर्यावरण, आपका एनवायरनमेंट पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उसके चक्कर में। जैसे हम पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाते हैं, कॉटन फैब्रिक बनाते हैं, कॉटन फैब्रिक में डाई होने में ही 1 किलो कॉटन फैब्रिक को डाई होने में 10,000 लीटर पानी चला जाता है। सोचो 10,000 लीटर डेली कंजम्पशन अगर मैं इसका देखूँ, इंसान कर रहा है 3 लीटर 4 लीटर मैक्स, तो इंसान का चला गया 6 महीने का पानी। नहाने धोने का देखो तो 1 महीने का पानी चला गया एक इंसान का। पॉलिएस्टर फैब्रिक में डाइंग में जो यूज़ होते हैं केमिकल्स, एंड डाइंग होने केमिकल्स से पॉलिएस्टर जब डाइंग होता है केमिकल से माइक्रोप्लास्टिक निकलता है। माइक्रोप्लास्टिक निकलता है वो पानी में ही रहता है, डाइट वाले पानी में। एंड पानी किधर रिलीज़ हो रहा है आजकल? पानी रिलीज़ हो रहा है नदियों में हो रहा है, मीठे पानी में वो पानी मिक्स हो रहा है, या खेतों में जा रहा है वो पानी, वो जा रहा है। तो एंड ऑफ द डे यू आर कंज्यूमिंग एज अ क्रॉप और एज अ खाने की चीज़। तो सावधान रहो। सस्टेनेबल फैब्रिक कैसे काम करता है कि सपोज़ वो जो फैब्रिक का यार्न रहेगा वो बाम्बू से बना हुआ रहेगा या वुड के पल्प से बना हुआ रहेगा। जो वेस्ट जो हम जला देते हैं उससे वो लोग फाइबर बनाते हैं, उससे यार्न बनता है। यार्न से केमिकल फ्री डाइंग होती है। सस्टेनेबल फैब्रिक बहुत महंगा रहता है, बट ज़्यादा महंगा होता है सर? बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एक वो आजकल हेम्प से बने हुए कपड़े भी सुने मैंने, तो हेम्प से जो गांजे का जो वीट का प्रोडक्ट आता है उससे भी कपड़े बना रहे हैं आजकल तो। सर कपड़े बनाना इज़ वेरी इजी। अब आप बेचोगे किधर? इंडिया इज़ नॉट द मार्केट कि आप वीड के कपड़े बेच पाओ। एक्सपोर्ट ग्राहक ही आपको पकड़ने पड़ेंगे। सस्टेनेबल फैब्रिक बहुत महंगा होता है। जो फैब्रिक आम तौर पे 500 रुपए का मिलेगा, सस्टेनेबल में इट विल गो अराउंड 900 टू 1000, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी। क्वांटिटी भी लोगे तो यार 600 रुपए से नीचे कुछ नहीं होना है। 600 रुपए में भी मतलब आप चालू चीज़ करके दोगे तब होगा सर वो। ईज़ी नहीं है सर सस्टेनेबल फैब्रिक को चलाना ब्रांड के लिए। आपकी टारगेट ऑडियंस से गायब हो जाएगी। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए कितना खर्चा आता है? मतलब अगर कोई कपड़े का मतलब प्रोडक्शन करना चाहे तो एक स्मॉल स्केल पे कितना खर्चा लगता है? सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालोगे ना तो उसमें 5 लाख का तो खर्चा होना ही होना है। सिर्फ 5 लाख में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं? हो सकता है आपके घर के गैराज में हो सकता है, बट उसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो ये जो मैंने आपको 5 लाख का इन्वेस्टमेंट बोला है 3 महीने की साइकिल पे डिपेंड करता है। पहले तो मुझे स्टिचिंग यूनिट प्लांट डालना पड़ेगा, आयरनिंग का यूनिट डालना पड़ेगा,
फिर कारीगर हायर करेंगे, कटिंग मास्टर हायर करना पड़ेगा। कटिंग मास्टर इटसेल्फ टेक्स 35,000 का सैलरी, एंड उसको ज़्यादा काम नहीं दोगे तो वो आपका, जैसे आपने इस महीने के बनाए 600 पीस, तो उसको डिवाइड कर लो 35,000 से, फिर उसको डिवाइड कर लो, जैसे आपके आपके कारखाने में है 5 जन जो स्टिचिंग, कोई स्टिचिंग देखता है, कोई कटिंग देखता है, और उनका एक आदमी का खर्चा होता है 15 से 20,000 रुपये का, मुंबई जैसे शहर में। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो आदमी 8 जन के हिसाब से आपकी सैलरी हो गई कम से कम 1,30,000 40,000, और उसके सामने आप गारमेंट बना रहे हो 600 या 500, तो उसको डिवाइड करो कॉस्ट से, तो आपकी कॉस्ट ही 300 रुपये की ऐसे ही होगी गारमेंट पे। तो आप मेरे हिसाब से कारखाना डालना चाहते हो या स्टिचिंग यूनिट डालना चाहते हो, डालो, बट आपके पास इतने सारे ऑर्डर्स होने चाहिए, दिन के 1000 पीसेस का ऑर्डर रहना चाहिए, तब आप डालो। अगर छोटे स्केल में करोगे तो आप एक दर्जी को ले लो, दर्जी से आप स्टार्ट करो, लेकिन दर्जी से आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आपका प्रोडक्शन बहुत स्लो होगा, दिन में 1 पीस बनेगा या 2 पीस बनेंगे, क्योंकि सब करना उसे ही है। इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि आप ट्रेडर्स के पास जाइए, आप जो मैन्युफैक्चरर्स है गारमेंट्स के, टी शर्ट्स के छोटे-छोटे, उनके पास जाइए, उनसे गुड्स लीजिए, उनकी आजकल वो लोग टैग भी लगा के दे रहे हैं ब्रांड्स पे। मतलब वो ज़्यादा ईज़ी है कि वो ज़्यादा कोई भी ईज़ी है बिज़नेस सर। करने के लिए। अब गाय मत पालो दूध के लिए यार, दूध बाज़ार से ले लो। गाय पालोगे यार तो खर्चा तो देगी ही देगी सर। मतलब एक चीज़ और सुनने को मिलती है कपड़े के अंदर, जैसे लिनन का प्रोडक्ट है, तो इसका भी डुप्लीकेट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ डुप्लीकेट का? मतलब प्रोडक्ट तो वही रहा ना ये चीज़ तो। सर वो लुक लाइक हो गया। हाँ, सर ओरिजिनल लिनन जो रहेगा ना, उसका फ़ील फॉल ही आपको मज़ा आ जाएगा पहनने में। लाइक दूर से भी इंसान को पता चल जाएगा आप लिनन पहन रहे हो। जैसे आपने मेरे को पकड़ा ना, मैंने लिनन पहना है। उसमें क्या होगा सर, ये फैब्रिक इतना प्यारा रहता है, इतना अच्छा रहता है बॉडी के लिए, ना आपको गर्म होने देता है, ना आपको महसूस होने देता है कि आपने कुछ पहना है बॉडी पे, इतना लाइट रहता है वेट में। और एक यूएसबी है, मतलब प्रीमियम लोगों का, कि हाँ लिनन पहनना है। लेकिन आज के टाइम में जो लिनन 1800 रुपये मीटर तक भी जाता है, उसका हम लोग चीप ऑल्टरनेटिव निकाला है पॉली लिनन। पॉली लिनन इज़ वेरी चीप, 100 रुपये मीटर में मैं आपको बना के दे सकता हूँ। बट कैसे पॉसिबल हुआ ये? सर जैसे डमी रहता है सर, ये जैसे लुक लाइक रहता है, सेम दिखने में सेम है, लेकिन हमें पता है वो नहीं है, वो लिनन नहीं है, वो पॉली लिनन है। लुक ऐसा लगेगा आपको कि हाँ आप लिनन ही पहन रहे हो, आप लिनन की साड़ी पहन रहे हो, आपको लगेगा ऐसा, लेकिन हम लोग ने इसमें प्रोसेसिंग ऐसी की है जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पॉली लिनन पहन रहे हो। मतलब आज के टाइम पे मेरे को बताओ कि मतलब जो भी नए फैशन ब्रांड आ रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम, जैसे मैंने कोई फैशन ब्रांड किया, तो मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मैं फेल हो जा रहा हूँ? गलती सर ट्रेंड्स को पकड़ने की हो रही है। ट्रेंड्स को पकड़ने की। यस, तो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करें। ट्रेंड्स को फॉलो करो तो इन्वेंट्री भी वैसी बनाओ, जैसे आपकी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं 30,000 या 1 लाख, 1 लाख में से कन्वर्जन रेट इज अराउंड 10%, 10% भी नहीं 2% होता है। 10,000 में से 100 लोग ही लेंगे आपका प्रोडक्ट, और वो भी प्राइस सेंसिटिव रहेंगे, तो कन्वर्जन रेट विल गो अराउंड 10 लोग ही लेंगे। और मेरा प्राइस पॉइंट अगर बराबर नहीं रहेगा, और मेरा प्राइस पॉइंट भी बराबर है, मेरा ट्रेंड भी बराबर है, फैब्रिक एकदम अच्छा है और गारमेंट एकदम प्रॉपर है, लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो रॉन्ग बन गया है, तो उसका डेड स्टॉक होना बहुत 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 नेसेसरी होता ही है, डेड स्टॉक उसमें। उसको आप बचा ही नहीं सकते हो सर। क्या होता है, जैसे एक इंसान के पास कैपिटल रहता है, जैसे 1 लाख का समझो मेरे पास कैपिटल है, एंड मैंने नया ब्रांड स्टार्ट किया है। अब 1 लाख के कैपिटल में मेरा 80,000 तो इन्वेंट्री में ही रोलिंग होगा ही होगा, क्योंकि जैसे दिन के मैं अगर 400 ऑर्डर केटर कर रहा हूँ, 400 ऑर्डर केटर कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी इन्वेंट्री जा रही है 50,000 की। लाइक अगर मेरी इन्वेंट्री प्रॉपर नहीं रहेगी, मेरी इन्वेंट्री में जो मैं फास्ट फैशन को अगर कैटर कर रहा हूँ, मेरी फास्ट फैशन ओरिएंटेड ब्रांड है, उसमें मैं ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, कलर्स मेरे पास नहीं है जो ट्रेंडिंग कलर्स है, तो उसके चक्कर में मेरा इन्वेंट्री थोड़ा थोड़ा स्लो होना शुरू होगा। स्टाइल तो निकल जाएगा, आप नया ट्रेंड्स लेके आओगे, लेकिन आपके गोडाउन में वो एकदम स्टॉक भरा पड़ा रहेगा, एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका देखते 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 जो 1 लाख है वो 80,000 इन्वेंट्रीज में खर्च हो चुका है, एंड वो नॉन मूविंग इन्वेंट्री है। स्निच के बारे में क्या ख्याल है? स्निच ने कैसा किया है? स्निच बहुत अच्छा कर रहा है, इंडियन ब्रांड है, सबसे पहले तो मेक इन इंडिया स्निच है। फिर एक पावर लुक भी एक ब्रांड है, वो भी बहुत अच्छे से कर रहा है, मुंबई का ब्रांड है, एंड प्राउडली मैं मुंबई से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कर रहा है। स्निच एक बैंगलोर का ब्रांड है,
ये लोग ने सर अच्छे से मार्केट को केटर किया है, इन लोग ने कस्टमर की साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझा है, मेंस को समझा है। सबसे पहले तो मेंस को कोई समझ नहीं पाता था, कोविड के बाद से मेंस ने भी ग्रूमिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। पहले आप खुद ही देख लो, पहले कोविड के पहले इंसान जो मेंस था वो साल के 3-4 गारमेंट ही खरीदता था, लेकिन आफ्टर कोविड वो मंथली 4-5 गारमेंट खरीद ही रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि हम लोग ने प्रोसेस ही ऐसा बना दिया है कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे। जैसे आप एक मॉल में गए हो और जो शर्ट ट्रेंडी फैशनेबल है, बहुत सुपर्ब लग रही है, उसको आपने देखा है, उसका प्राइस देखा कि यार स्नीज दे रहा है 599 में, और वही चीज़ आप जा रहे हो ज़ारा में देखने या कोई बड़े ब्रांड में देखने जा रहे हो, फास्ट फैशन के H&M में, आपने देखा यही चीज़ यार 2000 की मिल रही है ज़ारा में या H&M में, तो आप क्या बोलोगे यार? सेम चीज़ ही है, तो यार इसके पास जाते हैं अपन। तो आप 599 में 2000 की टी शर्ट का मज़ा ले रहे हो आज के टाइम में। तो इसके चक्कर में इनका ब्रांड बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन स्टोर्स खुलते जा रहे हैं, एंड बढ़ता ही रहेगा इनफैक्ट। और अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है, राइट। इसकी वजह से क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर टैरिफ वॉर के चक्कर में इंडिया इज़ अ विनर नाउ। इंडिया में पहले से यूएसए में इंडिया का इंपोर्ट्स वर अराउंड $3 बिलियन। इंडिया वाज नंबर 1 इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इन यूएसए, इन टर्म्स ऑफ गारमेंट, इन टर्म्स ऑफ अपैरल्स। तो ये ट्रेड वॉर के चक्कर में क्या हुआ है, जो लोग ऑल्टरनेटिव चला रहे थे, जैसे वियतनाम था, वियतनाम में 46% का टैरिफ हो गया है यूएसए के लिए। चाइना का तो पूछो ही मत, 200 के ऊपर जा रहा है आंकड़ा आज के टाइम में। ऑफिशियल क्या है अभी भी चाइनीज़ लोग को नहीं पता है कि क्या ऑफिशियल है। तो ऑल्टरनेटिव में इंडिया इज़ इमर्जिंग प्रॉपरली। जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स वियतनाम भाग रहे थे, वो भी इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड टू नो। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा आई थिंक कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। सर कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कॉटन की खपत कम हो गई है डे बाय डे। खपत ही नहीं हो रही है अच्छा। कॉटन के बदले। लोग, जैसे आपने एक टी शर्ट ली कॉटन की 800 की, आप उसको कितनी बार पहन सकते हो? 6 महीने 7 महीने डे बाय डे यूज़ करोगे तो वो ब्लैक टी शर्ट विल टर्न इनटू लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, जो भी बन जाएगी वो चेंज ही हो जाएगा। उसका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा सर, परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, एंड हार्ड होना शुरू हो जाएगा कॉटन फैब्रिक। तो कॉटन फैब्रिक की खपत कम हो रही है क्योंकि पॉलिएस्टर फैब्रिक ने उसको ओवरटेक कर लिया है आफ्टर कोविड। और वो चीप भी बहुत ज़्यादा हो गया है। चीप तो सर 50% ऑफ द कॉटन फैब्रिक का ही पॉलिएस्टर फैब्रिक आता है। जैसे कॉटन में जो मैं चीज़ आपको बना के दूंगा टी शर्ट के लिए, 180 GSM का कॉटन लाइक्रा मैंने आपको बना के दिया, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 450 to 500, अच्छे क्वालिटी का। एंड यही मैं पॉली में बना के दूंगा ना 350 में आपको। 8% स्पेंडेक्स, जो लाइक्रा जिसको बोलते हैं स्पेंडेक्स रहता है वो, पहली बात तो 8% स्पेंडेक्स में मैं आपको बना के दे दूंगा 350 रुपये में। एंड आप उसको कॉटन करके ही बेचो, फील फॉल भी अच्छा रहेगा और आपका ब्रांड रिकॉल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर घिस देगा, रगड़ देगा, तब भी उसका कलर नहीं जाएगा और उसकी क्वालिटी वैसी की वैसी ही और उसको रहेगी। लगेगा मैंने बहुत जोरदार चीज़ पहन बहुत रखी है, ज़ोरदार चीज़ पहनी है। जबकि बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है। हाइट का नहीं है सर। मतलब जो कपड़े जल्दी खराब हो रहे हैं इसका मतलब वो अच्छे कपड़े हैं, सर पॉलिएस्टर भी खराब हो रहा है सर। पर लेट हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, मैं अच्छी चीज़ आपको 350 में दूंगा, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी मुझे देना है। वो 250 रुपये में दूंगा मैं आपको बना के। 250 रुपये में मेरी मेरी थिंकिंग ही ऐसी रहेगी कि वो 10 वॉश में ख़राब हो जाए, रास्ते का वहाँ सस्ते में ख़राब हो जाए जल्दी इजीली। इस पॉडकास्ट की मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर आपके पास कोई एंटरप्रेन्योर आता है तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हेल्प करोगे? सी, अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे 4 चीज़ें खोजने के लिए बोलता हूँ। पहले तो मैं बोलता हूँ कि आपका ब्रांड किसको टारगेट कर रहा है, या फास्ट फैशन को टारगेट कर रहा है, या कैजुअल वेयर्स में टारगेट कर रहा है ऑडियंस को, या फिर लॉन्जरी वेयर्स में टारगेट कर रहा है, या फिर एक्टिव वेयर में टारगेट कर रहा है। अगर आपका सपोज़ मान लो एक्टिव वेयर में फैशन टारगेट कर रहा है आपका, तो आप एक्टिव वेयर में क्या लाओगे? ऐसा परफॉर्मेंस के लिए चीज़ें लाओगे, टी शर्ट लाओगे जो परफॉर्मेंस दे सके तगड़ा। परफॉर्मेंस के लिए आपको फैब्रिक अच्छा चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा फैब्रिक बहुत कॉस्टली आता है, तो उसका चीप ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट बनाया फाइनली, तो उसको कैसे केटर करोगे मार्केट में, क्योंकि एक्टिव वेयर में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं एंड वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक नए प्लेयर को अपना अलग यूएसपी बनाना रहता है, या तो उसे नया कुछ फैब्रिक लाना पड़ेगा,
या तो उसे नया कुछ ट्रेंड लाना पड़ेगा, या तो उसे सोशल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके एक एक्टिव ब्रांड बनेगा आज के टाइम में। और एक्टिव ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। कितने इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकता है कोई? सर आप कपड़े का बिजनेस जो है, आप उसको, मैं बोल रहा हूँ ना, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 10,000 में आपको उसको ब्रांड बनाने में 10-15 साल चले जाएंगे, क्योंकि वो रोलिंग होगी, धीरे 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 लोग तब तक कुछ जानेंगे। नया आ जाएगा। तब तक कुछ नया आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका ब्रांड बचेगा नहीं बचेगा वो आपको ही नहीं पता है। एब्सोल्युटली राइट। सो रजत जी, अब आपके पास किसी को रीच आउट करना हो तो कैसे करेगा? सर दे कैन पिन मी ऑन द इंस्टाग्राम, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हो। दे कैन कॉन्टेक्ट मी वेरी इजीली एंड आई एम देयर फॉर यू। आप आइए हमारे पास, आप हमसे समझिए, आप हमसे काम जुड़िए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे, काम अच्छा ही होगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। और ऑडियंस से बात कर लेते हैं, अगर किसी को अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट करना हो कुछ भी, तो रजत जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे। तो आप इनसे बात करिए, जुड़िए, आपको जैसा लगता है समझ में आती है वैसा आप इनके साथ काम कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।